आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस की जो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि ये विश्वास, अंधविश्वास और इंसानी दिमाग की गहराइयों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। तो चलिए समझते हैं बुराड़ी के उस घर में बंद दरवाजों के पीछे की कहानी को। तारीख थी 1 जुलाई 2018। एक ऐसी तारीख जो दिल्ली के इतिहास में एक बेहद भयानक और रहस्यमयी घटना के तौर पर दर्ज हो गई। एक ऐसी सुबह जिसने पूरे देश को सचमुच हिलाकर रख दिया था। जगह थी दिल्ली का बुराड़ी इलाका। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक पड़ोसी रोज की तरह भाटिया परिवार की दुकान के खुलने का इंतजार कर रहा था, पर जब काफी देर तक दुकान नहीं खुली और घर का दरवाजा भी खुला दिखा तो वो अंदर चला गया। और अंदर जो मंजर था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। तो आखिर ये कहानी है किसकी? ये कहानी है भाटिया परिवार की। कोई भी जो इस परिवार को जानता था वो यही कहता था कि ये एक बिल्कुल आम, खुशहाल और मिलनसार परिवार है। मतलब आप किसी से भी पूछते तो यही सुनने को मिलता कि भाटिया परिवार तो बहुत अच्छा था। मोहल्ले में उनकी काफी इज्जत थी, अपनी किराने की दुकान चलाते थे, बच्चे होनहार थे, पढ़ाई पर ध्यान देते थे। कहने का मतलब है कि बाहर से देखने पर ऐसा कुछ भी नहीं था जो अजीब लगे। सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल था। चलिए अब चलते हैं उस घर के अंदर और बात करते हैं उस सीन की जिसने सिर्फ पड़ोसियों को ही नहीं बल्कि पुलिस और जांचकर्ताओं को भी पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। घर के अंदर का नजारा किसी भी आम क्राइम सीन जैसा बिल्कुल नहीं था। 11 एक ही परिवार के 11 लोग। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरा का पूरा परिवार था जो एक ही रात में खत्म हो गया। 3 पीढ़ियां एक साथ। जब पुलिस अंदर पहुंची तो उन्होंने देखा कि 10 लोग एक ही कमरे में एक बहुत ही अजीब, मतलब एक रिचुअलिस्टिक तरीके से लटके हुए थे। और जो परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य थीं, नारायणी देवी, वो दूसरे कमरे में मृत मिली। पर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये थी कि ये किसी आम मास सुसाइड जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तो जाहिर है पहला सवाल दिमाग में यही आया कि आखिर हुआ क्या। पुलिस ने सबसे पहले सोचा भाई ये तो मास मर्डर का केस है, लेकिन सबूत कुछ और ही कहानी कह रहे थे। घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं था, कोई भी कीमती सामान गायब नहीं था, और सबसे बड़ी बात दरवाजे अंदर से बंद थे। मतलब हर थ्योरी पर एक बड़ा सवालिया निशान लग रहा था। और फिर पुलिस के हाथ एक ऐसी चीज लगी जिसने इस केस का रुख ही मोड़ दिया। एक ऐसी खोज जिसने बाहर से किसी के आने की थियरी को लगभग खत्म कर दिया और कहानी को घर के अंदर ही समेट दिया। पुलिस को घर की तलाशी में मिले 11 रजिस्टर, और ये कोई मामूली रजिस्टर नहीं थे। इनमें पिछले 11 सालों से एंट्रीज की जा रही थीं। ये सिर्फ डायरी नहीं थी, ये उस पूरे परिवार के दिमाग में क्या चल रहा था उसका एक तरह का ब्लूप्रिंट था। और इन डायरियों में जो लिखा मिला वो सच में दिमाग घुमा देने वाला था। उसमें बाकायदा स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस थे, कैसे बैठना है, कैसे खुद को बांधना है और ठीक ठीक करना क्या है। सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। तो डायरी से ये तो साफ हो गया कि परिवार एक खास किस्म का अनुष्ठान, एक रिचुअल कर रहा था। उनका विश्वास था कि उनके दिवंगत पिता भोपाल सिंह उन्हें देख रहे हैं और इस रिचुअल को करने से उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हें पक्का यकीन था कि इस सब के बाद वो सबके सब बच जाएंगे। तो सवाल ये था कि ये सब लिख कौन रहा था। जांच में पता चला कि ये हैंडराइटिंग थी परिवार के छोटे बेटे ललित भाटिया की। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा अजीब हो जाती है। असल में कुछ साल पहले एक हादसे में ललित की आवाज चली गई थी और परिवार का ये मानना था कि उसके बाद उसके पिता की आत्मा ललित के जरिए उनसे बात करती थी और वही ये सारे निर्देश दे रही थी। अब इस पॉइंट पे आके ये केस एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन से कहीं ज्यादा एक साइकोलॉजिकल पजल बन गया। मतलब एक्सपर्ट्स ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि पढ़ा लिखा एक पूरा का पूरा परिवार इस तरह की सोच का हिस्सा बन जाए। तो एक्सपर्ट्स ने एक थ्योरी दी जिसे कहते हैं शेयर्ड साइकोसिस या फोलिया फैमिली। इसका मतलब आसान भाषा में ये होता है कि जब कोई एक बहुत डोमिनेंट इंसान किसी वहम या भ्रम का शिकार होता है तो धीरे धीरे उसके आसपास के लोग, खासकर परिवार वाले, भी उसके उस भ्रम को ही सच्चाई मानने लगते हैं। लेकिन ये थ्योरी सुनने में जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं, क्योंकि जब पड़ोसियों से बात की गई तो उनका तो कुछ और ही कहना था। उनके लिए तो भाटिया परिवार एकदम नॉर्मल था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई पैसे की तंगी नहीं। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि बंद दरवाजों के पीछे असल में हो क्या रहा था।
तो क्या हम ये माने कि ये बस एक रिचुअल था, एक अनुष्ठान जिसमें परिवार को यकीन था कि कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन आखिर में वो बहुत ही भयानक तरीके से गलत हो गया? या फिर सवाल इससे भी गहरा है, क्या उनका विश्वास, उनकी आस्था इतनी ज्यादा पक्की थी कि उन्हें मौत का जरा भी डर नहीं था? क्या वो सच में यह मानते थे कि वो कोई बड़ी शक्ति हासिल करने के बाद वापस आ जाएंगे? या फिर उस घर के अंदर जो कुछ भी हुआ, उसकी सच्चाई इन सब से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स, कहीं ज्यादा उलझी हुई है? आखिर सच क्या था? बुराड़ी का ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि आस्था और अंधविश्वास के बीच की वो बारीक सी लाइन आखिर कहाँ होती है। ये एक ऐसी पहेली है जो शायद हमेशा अनसुलझी ही रहेगी।